So good morning everyone. Today we are going to start with a new video of methods of national income. पिछली वीडियो में हमने इनकम मेथड्स को कंप्लीट किया था, लेकिन आज हम अपनी वीडियो में एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड को कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सो पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि इनकम मेथड के अकॉर्डिंग अगर हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए डोमेस्टिक इनकम का देना बहुत ज़रूरी है. हमें डोमेस्टिक इनकम क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, जो कि हम निकालते थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम को ऐड करके. इन अ सेम वे एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास क्या दिया होगा, जीडीपी एट एमपी, नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. दोनों मेथड की सेम रिक्वायरमेंट है. इनकम मेथड में हमें एनडीपी एट एफसी चाहिए और बाकी जो हमारे पास दो हैं एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड में हमें जीडीपी एट एमपी चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर मेड बाय एन इकोनॉमी ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमारी इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं. और एक्सपेंडिचर मेथड में हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करते, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है. ऐसे प्रोडक्ट्स के एक्सपेंडिचर को हम कंसीडर नहीं करते जो कि हमने आगे फिनिश गुड्स में यूज करना है. ठीक है. तो जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन वुड, हमने क्या करना है, वुड को हमने फर्नीचर में कन्वर्ट करना है. तो वुड हमारा एक तरह से रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को हम कंसीडर नहीं करते. ठीक है. इसके बारे में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है अपने थ्योरेटिकल वीडियो में. नेक्स्ट, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास जीडीपी एट एमपी दिया होना चाहिए, विच मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब एनएनपी एट एफसी, दैट मीन्स नेशनल इनकम को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें दिया क्या हुआ है, जीडीपी एट एमपी. सो इस चीज को भूल जाओ, सिर्फ आप इतना याद रखो ये चीज. अगर हमारे पास ग्रॉस गिवन है तो हमें नेट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस क्या है, ब्रॉडर टर्म माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक गिवन है, यहाँ पे नेशनल है. डोमेस्टिक स्मॉलर कंसेप्ट है तो ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम माइनस करेंगे. ठीक है. सो ये तो हमने बनाया फॉर्मूला, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर हमारे पास जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो. अगर जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो. सबसे पहले लिखा हुआ है पीएफसीई, मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना खर्चा किया. ठीक है. सो दैट कम्स अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जैसे कि हमारे मंथ का राशन आता है, गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, हम कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड को. तो जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर पैसा खर्च करेगा तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब भाई हमारी गवर्नमेंट भी तो फ्री गुड्स एंड सर्विसेज बांटती है, जैसे कि आज हमें पता है कोरोना वायरस के कारण कई जगह पे हमारी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट राशन सप्लाई कर रही है. वो क्या है कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ताकि वो आगे सोशल वेलफेयर कर सके, तो उसको हम कंसीडर करते हैं ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस मेथड की. जीडीसीएफ, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय फर्म एंड गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज नोन एज जीडीसीएफ. ठीक है. जैसे कि किसी प्राइवेट हाउस होल्ड वाले ने कोई टैक्सी का काम शुरू किया तो उसने एक गाड़ी परचेज कर ली अपने बिजनेस के लिए. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो सेम एक्सपेंडिचर डन बाय प्राइवेट हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इज नोन एज जीडीसीएफ. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हमने पहले थ्योरी में पढ़ा है. कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट इंडियन रेजिडेंट्स, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट्स और जो एनआरआईज हैं, अगर वो इंडिया में आके किसी भी तरह का कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली डोमेस्टिक इनकम का मतलब जो इनकम विद इन इंडिया अर्न हुई है, चाहे वो
फॉर इंडियन सिटीजन हैं या फिर अर्नड बाय एनआरआईज, तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते थे। सिमिलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। अब यहाँ पे ना कुछ टर्म्स आपको खुद पता होनी चाहिए। अगर मान लो भाई क्वेश्चन में मेरे पास नेट एक्सपोर्ट्स की जगह पे नेट इम्पोर्ट्स दिया हुआ है तो क्या करोगे? अगर नेट एक्सपोर्ट्स हम क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो नेट इम्पोर्ट्स माइनस करेंगे। नेट इम्पोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें तो भाई फॉर्मूले में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में बताया गया था, टू अब्रॉड के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं। भाई अगर फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करेंगे तो टू अब्रॉड हम माइनस करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे तो नेट इम्पोर्ट्स को माइनस करेंगे। तो इन चारों को मिला के हमारे पास निकलती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब भाई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स ये आपको क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्टली दिए होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? इन्वेस्टमेंट में, जीडीसीएफ। अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नहीं गिवन तो आप उसको यूज कैसे कर सकते हो? देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जीडीसीएफ को निकालने के 4 मेथड्स हैं। इन चारों के अलावा कोई भी 5th मेथड हमारे पास बना ही नहीं कभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जाके ना यही चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास जीडीसीएफ गिवन है। नहीं गिवन तो चेक करो चारों में से कौन सा मेथड लगेगा। या तो मेरे पास दिया होगा एनडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई नेट गिवन है, ग्रॉस में से कन्वर्ट करना है। तो नेट क्या है? स्मॉलर कंसेप्ट, तो हमने ऐड क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन, नेट और ग्रॉस की कन्वर्जन। या फिर हमें दिया होगा जीडीएफसीएफ, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन हमें चाहिए क्या? ओनली जीडीसीएफ। ये एफ हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड चेंज इन स्टॉक। यहां पे मैं चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लिख रहा हूं। कहां पे लिखूं चेंज इन स्टॉक? ये रहा, डेल्टा स्टॉक एस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक का हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। एंड द नेक्स्ट, तो ये हमारे पास सेकेंड भी बना। थर्ड नंबर पे हमें दिया होगा एनडीएफसीएफ, मींस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई नेट को हमने ग्रॉस में कन्वर्ट करना, तो हम नेट में क्या करेंगे? ऐड एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एन की जगह पे जी आ गया। अब फिक्स्ड को रिमूव करना, तो फिक्स्ड को रिमूव करने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे? चेंज इन स्टॉक की। तो हमारे पास तीसरा भी बन गया। मेनली हमें क्वेश्चंस में यही 3 चीजों में से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। लेकिन कई बार एक ऐसा एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है जिसको मैं बोलूंगा कि 5% चांसेस हैं इस टॉपिक के आने के। जीडीसीएफ, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। या तो हमारे पास ये टर्म दी होगी, ये भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होती है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। ये तो हो गया अभी बिजनेस सेक्टर का, ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर का। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करवाइए। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स ये हमारा आई है, ये हमारा सी है और ये हमारा जी है। दैट मीन्स गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, ये हाउस होल्ड द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर। इन तीनों को मिला के हमारे पास बनता है जीडीएफसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान रखना, सिर्फ ये 3 चीजों से हमारे पास जीडीएफसीएफ निकलता है। अब जीडीएफसीएफ से हमें जीडीसीएफ निकालना, तो एफ को रिमूव करने के लिए ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। क्लियर है ना? तो ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। एक बार ध्यान से देख लो और अच्छे से नोट डाउन करना इसको, बिकॉज कई कंसेप्ट हमारे पास ऐसे हैं कि जो हमें क्वेश्चन बुक में से अगर आप नेशनल इनकम TR10 का देखोगे तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन उसमें कन्वर्जन्स बहुत रेयर बताई हुई हैं और आपको इतने अच्छे से क्लैरिफाई नहीं होगा वहाँ से। ठीक है, सो द नेक्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसका अनदर नेम क्या है? प्रोडक्ट मेथड, मतलब आउटपुट मेथड, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। इनकम मेथड मींस जितनी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा इनकम जनरेट की। ठीक है,
So this method is used to measure national income in different phases of production of goods. मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि वैल्यू एडेड मेथड को इंट्रोड्यूस हमने क्यों किया, जस्ट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब, अब भाई अगर मैं वुड लेके आया, ठीक है, मान लो मैं इसको रेज कर रहा हूँ ऊपर से, मान लो कि मैंने फर्नीचर के लिए एक वुड ली जिसकी कॉस्ट पड़ी मुझे 15,000, ठीक है, और इस वुड को कन्वर्ट करके जब मैंने फर्नीचर बनाया तो भाई उसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी 25,000। अब खुद थोड़ा सोच के देखो, पहले क्या होता था कि हमने टोटल खर्चा हमारा कितना आया 40,000। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, क्या वाकई आपका 40,000 का खर्चा आया? नहीं, इस 25,000 में हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो ऑलरेडी ऐड थी, ठीक है ना। 25,000 का फर्नीचर को बनाने का खर्चा आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमने 15,000 यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया, इसमें भी कंसीडर कर लिया, तो हमारे पास दो बार हमने अपने रॉ मटेरियल की वैल्यू को ऐड किया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने वैल्यू एडेड मेथड कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ना नेशनल इनकम निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना, जैसे कि ये, इसकी वैल्यू आपकी नेशनल इनकम का आंसर होगा, या फिर वैल्यू एडेड के हिसाब से जितना आपने पहले रॉ मटेरियल पे खर्चा किया, उसके बाद वुड से यहां तक जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी 10,000, तो हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू क्या आ गई 25,000, विच इज इक्वल टू द फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स की, और न्यूमेरिकल्स के बाद एक मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जीडीपी वेलफेयर के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो देखो, डिफरेंट फेजेस। अब हम यहाँ पे यूज किसका करते हैं, जीडीपी एट एमपी का, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट है हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म, प्रोडक्शन मेड बाय अ फर्म इन एन इकोनॉमी इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड। जितनी, मान लो कि अब हमारे इंडिया में 3 फर्म्स गिवन है हमें, ठीक है, मतलब 3 प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, 1 2 3। इसने जितनी प्रोडक्शन की उसको हम बोलते हैं जीवीए ऑफ फर्स्ट फर्म, इसको हम बोलते हैं जीवीए ऑफ सेकंड फर्म, इसको हम बोलते हैं जीवीए ऑफ थर्ड फर्म, मतलब तीनों प्रोड्यूसर्स की इंडिविजुअल आउटपुट। अब जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो जाके हमारे पास वैल्यू बनेगी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये देखो, जीवीए एट एमपी, ग्रॉस आउटपुट मेड बाय फर्स्ट फर्म, सेकंड फर्म, थर्ड फर्म एंड सो ऑन। प्रोडक्शन मेड बाय ऑल द फर्म, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया ऑल, यहाँ पे यूज किया अ, ठीक है। सो जीवीए और जीडीपी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू एडेड कंसेप्ट गिवन होगा तो हम यूज करेंगे जीवीए का, अगर नहीं गिवन, सिंस डायरेक्टली हमारे पास आउटपुट गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, तो हम यूज करेंगे जीडीपी, ठीक है। सो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम क्या क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट लाइक, अब इसमें ना हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात करेंगे ओनली। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा परचेज ऑफ मशीनरी, तो परचेज ऑफ मशीनरी हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में सिर्फ एक ही चीज को हम कंसीडर करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। जितनी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसके मार्केट प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई करो, सो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हमारे पास यूनिट्स प्रोड्यूस क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 चीजों से मिलकर बना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जरूरी तो नहीं है कि भाई सेल हम
विद इन इंडिया ही कर सकते हैं, हम बाहर की कंट्रीज को तो गुड्स बेचते हैं ना, जिसको हम एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। बेचा हमने, और यहाँ पे आएगा इंपोर्ट्स। ठीक है, सो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स का फॉर्मूला डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये प्लस माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज। अब परचेज भी दो तरीके से होती है, या तो हम रॉ मटेरियल विद इन इंडिया परचेज करेंगे जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक परचेज, या फिर हम बाहर से परचेज करेंगे। ठीक है, सो अगर इसको मैं लमसम देखूं, फॉर्मूला हमारे पास वही बनेगा, NNP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP। इसकी जगह पे अगर मैं GVA एट MP भी लिखूं तब भी सही है। तो इन दोनों का नेशनल इनकम का फॉर्मूला सेम है, ये रहा, और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई GDP एट MP का फॉर्मूला क्या था, बेसिकली तो यही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखें, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस डोमेस्टिक परचेज माइनस इंपोर्ट्स। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, एक ये कंसेप्ट अलग है, ये अलग है, और ये अलग। अगर यहाँ पे ब्रैकेट यूज करोगे तो यहाँ पे प्लस, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो माइनस। ठीक है, सो ये तो आज हमने किए दो मेथड्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके हमने न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।